हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजन नर्सिंग क्लासेस। प्रीवियस सेशन में हमने सैंपल और सैम्पलिंग के बारे में, उसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उसके टाइप का क्लासिफाई किया था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इट इन्वॉल्व अ रैंडम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पहली चीज क्लियर है कि इसमें एलिमेंट्स का रैंडम सिलेक्शन होता है। इट इन्वॉल्व अ रैंडम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट आपने चूज करना है वो कैसे होगा, वो रैंडमली सेलेक्ट होगा। ठीक है, वो एलिमेंट रैंडमली सिलेक्शन होगा। ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस, एवरी सब्जेक्ट इन ए पॉपुलेशन हैज ए इक्वल चांस। और जो भी आप चूज कर रहे हैं सैंपल्स, उन सभी के पास क्या होगा, इक्वल चांस होगा टू बी सेलेक्टेड एज द स्टडी सैंपल। हर एक के पास इक्वल चांस होगा एज ए सैंपल चूज होने का। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बाय चांस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बाय चांस। ठीक है, सिलेक्शन बाय चांस। ओके, क्लियर हो गया। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें सभी सैंपल्स, सभी एलिमेंट्स के पास सैंपल चूज होने की पॉसिबिलिटीज हो, रैंडमली जब सेलेक्ट किया जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या सिलेक्शन बाय चांस। इसके जब टाइप की बात करें तो सबसे पहला आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। पहला कौन सा है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, इन दिस एवरी नंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस। हर एक जो मेंबर है पॉपुलेशन का, उसके पास इक्वल चांस होता है सैंपल चूज होने का, एज ए इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज सब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल रैंडम। ठीक है, सिंपल रैंडम वो तरीका होता है जिसमें हम रैंडमली कोई लॉटरी से, कोई टेबल से या रैंडमली कंप्यूटर से वो नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 100 लोग थे, उन 100 में से आपको 20 जने सेलेक्ट करने हैं, तो आपने क्या डाल दी, 100 की कोई पर्ची बना के, स्लिप बना के डाल दी और उसमें से 20 नाम सेलेक्ट करके ले लिए, हो गया रैंडमली सिलेक्शन। ठीक है, ऐसे ही है ना, जैसे आपकी कोई लिस्ट बनी हुई थी और उसमें आपने क्या कर लिए, जो है वो टिक टिक करके आपने नंबर्स थे उनमें से चूज कर लिए, या कंप्यूटर को दे दी लिस्ट और कंप्यूटर ने चूज करके दे दिए। तो इस तरह से कोई भी रैंडमली जब सेलेक्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, और जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है तो इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या उसके लिए पहली आवश्यकताएं, उसकी जो प्री रिक्विजिट्स है, पहली चीज है कि पॉपुलेशन होमोजीनस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जब सिंपल रैंडम सैंपलिंग करो आप तो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, होमोजीनस, एक जैसी पॉपुलेशन होनी चाहिए। क्योंकि उसी होमोजीनस पॉपुलेशन में से आपको जब सैंपल लेना है, तो फिर जब होमोजीनस में से आपको सैंपल लेना है तो उसमें वो सारे सैंपल्स एक जैसे आएंगे। ठीक है, तो पहली शर्त है उसके अंदर होमोजीनस सैंपलिंग होनी चाहिए, प्री रिक्विजिट्स ये होती है उसकी। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, आपके पास जब होमोजेनस पॉपुलेशन है, फिर उसके बाद आपके पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट होनी चाहिए, तभी उसमें से चूज करोगे ना। हमारे पास क्या होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो अवेलेबल होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जिसमें से आपको सैंपल सेलेक्ट करना है, उन एलिमेंट्स की लिस्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आपके पास, सैंपलिंग फ्रेम मतलब होना चाहिए, उसी में से आपको चूज करना है। ठीक है, लिस्ट होनी चाहिए। एंड लास्ट वन, आपको रैंडम सिलेक्शन का कोई मेथड चूज करना है। आपके पास रैंडम सिलेक्शन का कोई मेथड है वो डिसाइड करना है। रैंडम सिलेक्शन मेथड कि आपको लॉटरी से लेना है या फिर आपको कंप्यूटर से लेना है या फिर कोई रैंडम टेबल यूज करनी है, तो रैंडम सिलेक्शन मेथड है वो भी इसके साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी प्री रिक्विजिट है, जरूरतें हैं कि हर एक सैंपल्स के पास बराबर चांस हो। तो क्या होनी चाहिए, होमोजेनस पॉपुलेशन होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए और रैंडम सिलेक्शन का मेथड होना चाहिए। रैंडम सिलेक्शन के आप मेथड्स में क्या क्या मेथड है वो आप काम में ले सकते हैं। उसके अंदर पहला है आपका लॉटरी मेथड, है ना। लॉटरी मेथड में हम क्या करते हैं,
कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट की एक जो उनकी स्लिप है वो बना के डाल देते हैं एक कंटेनर के अंदर और उनको मिक्स कर लेते हैं और उनमें से फिर क्या करते थे आप जो पर्चियाँ होती है स्लिप्स होती है उनमें से आपको जितने सैंपल चाहिए उतने निकाल लो आप, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके जिन जिन का नाम आ गया या जिन जिन का नंबर आ गया उसको आपने सैंपल चूज कर लिया है, वो लॉटरी मेथड हो गया। देन यूज ऑफ द टेबल ऑफ द रैंडम नंबर्स, ठीक है, रैंडम नंबर की टेबल्स यूज कर लिया आपने, ठीक है। तो रैंडम नंबर की टेबल्स में क्या होते हैं, सारे नंबर होते हैं वो लिख दिए जाते हैं, ठीक है, और उसमें से फिर क्या होता है कि पेंसिल से या फिंगर से पहला नंबर होता है पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट आउट किया जाता है, फिर उसकी जो टेबल्स होती है उसकी उस नंबर की टेबल्स में जो जो पीछे अंक आने वाले थे वो चूज कर लीजिए, या फिर उसके उसी रो के उसमें सेम ऊपर वाले नंबर या उसी रो के दाएं वाले उसके बाएं वाले उसके नीचे वाले, है ना, तो वो तरीका आप पहले से डिसाइड कीजिए और उसके बाद आप रैंडम टेबल से आप पहला नंबर है वो सेलेक्ट आप आंखें बंद करके, है ना, एक नंबर आप चूज कर लीजिए और उसके बाद उसका जो है वो उसकी रैंडम जो है उसकी टेबल्स के अकॉर्डिंग उसको नंबर चूज कर लें, उसके जितनी आपको डिजायर्ड आपको सैंपल चाहिए वो। तीसरा, अभी रिसेंटली हम क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर से अगर कंप्यूटर को सारी लिस्ट देते हैं कि ये नंबर्स हैं और इनमें से हमें रैंडम नंबर सेलेक्ट करके देने हैं, तो कंप्यूटर भी आपको रैंडम नंबर है वो सेलेक्ट करके दे देगा, ठीक है, जैसे कि इसमें से आपने चूज किया, ये देखो, है ना, इस तरह से आपको ये रैंडम नंबर्स थे वो आपको मिल गए, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको रैंडम नंबर्स है वो चूज करने के ये मेथड्स हैं, ठीक है। होमोजेनस पॉपुलेशन होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए आपके पास एलिमेंट्स की, और उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, रैंडम सिलेक्शन का मेथड होना चाहिए जिसमें आपकी लॉटरी मेथड काम ले सकते हो, टेबल है वो रैंडम नंबर की वो काम ले सकते हो, या फिर कंप्यूटर का मेथड काम में ले सकते हो, राइट। देन इसकी मेरिट्स क्या है, जब मेरिट्स अपन बात करें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इजी, है ना, इजी असेंबलिंग ऑफ सैंपल्स, सैंपल्स को इजीली असेंबल कर सकते हैं आप, है ना, इजीली असेंबल कर सकते हैं, एक इजी टेक्निक है सैंपल को असेंबल करने की, है ना, इजी असेंबलिंग ऑफ सैंपलिंग पहली चीज ना, इजी असेंबलिंग ऑफ सैंपल्स, है ना, पहली चीज है सैंपल्स है वो आपके इजीली असेंबल हो जाते हैं, आपको आराम से सैंपल्स जितने चाहिए उतने मिल जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के बारे में जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, मिनिमम नॉलेज है ना, मिनिमम नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन चाहिए आपको, सिर्फ लिस्ट चाहिए, फिर है ना, ज्यादा डेप्थ से जाने की जरूरत नहीं है, इतना पता हो होमोजेनियस पॉपुलेशन हो और वो उसके इसके अलावा कोई ज्यादा जिसमें जानने की जरूरत नहीं है ना, मिनिमम नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन चाहिए। क्या चाहिए, इसकी पॉपुलेशन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं होती है, मिनिमम नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन, आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मिनिमम नॉलेज से आपका काम चल जाता है ना। ये वो टेक्निक है जो सैम्पलिंग एरर से फ्री होती है ना, फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर, क्योंकि आपने रैंडम सिलेक्शन किए हैं तो सैम्पलिंग एरर जो होता है उसके चांस कम हो जाते हैं, सैम्पलिंग बायस के चांस कम होते हैं, फ्री फ्रॉम, है ना, फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर, फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर, है ना, सैम्पलिंग एरर कम हो जाता है, और स्टैटिकली जब कैलकुलेट करते हैं तो स्टैंडर्ड एरर जो होते हैं उसको आराम से आप कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना, इसके साथ स्टैंडर्ड एरर कितना है उसको कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें जब एरर नहीं है तो इसकी रिलायबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ये मोस्ट रिलायबल और अनबायस्ड मेथड है ना, कैसा, ये मोस्ट रिलायबल है, ये मोस्ट रिलायबल है एंड अनबायस्ड मेथड है ना, अनबायस्ड, इसमें कोई बायसेस नहीं होता है, तो ये मोस्ट रिलायबल और अनबायस्ड मेथड ऑफ सैम्पलिंग है, सिंपल, सबसे सिंपल टेक्निक है, सिंपल है ना, इजी होता है इसको वहां से डेटा कैलकुलेशन करना, और इसके जो डेटा के स्टडी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगी, विश्वास के लायक होगी, क्योंकि आपने जो कलेक्शन किए हैं सैंपल को रैंडमली कलेक्ट किए हैं, है ना, डेटा कलेक्शन है जो सैंपल कलेक्शन है वो सैंपल कलेक्शन आपने रैंडमली चूज की है, ठीक है, इसलिए आपकी स्टडी ज्यादा रिलायबल स्टडी होगी, ठीक है। इसकी डीमेरिट्स हैं, क्या क्या इसके डीमेरिट्स हैं, इसकी जब डीमेरिट्स आप देखेंगे तो इसमें पहली चीज है कि इसमें जो आपकी नॉलेज है ना पॉपुलेशन के बारे में उसका कोई यूज नहीं है, नो यूज ऑफ द नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन, आप पॉपुलेशन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन उसका वहां पर कोई यूज नहीं है, नॉट यूज ऑफ, है ना, नॉलेज, नॉट यूज ऑफ नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन, नॉलेज
अबाउट पॉपुलेशन। आप पॉपुलेशन के बारे में डिटेल नॉलेज रखते हैं तब भी इसका कोई इस टेक्निक में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसमें सिंपल जब टेक्निक है तो कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसके ये थोड़ी लेबोरियस प्रोसेस है ना। कैसी है आपकी, ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं इसके अंदर ना। ये एक लेबोरियस प्रोसेस है, मीन्स थोड़ा आपको इसमें पेन लेना पड़ता है, एफर्ट्स करना पड़ेगा बिफोर, है ना। सैंपल जो है चूज करने से पहले आपको सैंपल्स की लिस्ट चाहिए, मेथड आपको कौन सा चूज करना है, उस मेथड में से सैंपल आपको चूज करने हैं। तो एज लिटिल बिट लेबोरियस मेथड है, लिटिल बिट थोड़ा आपको एफर्ट्स है वो करना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसे है ये लिटिल एक्सपेंसिव, है ना। जो नॉन रैंडम की बजाय क्या है, ये एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। कैसी है ये, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो ये इसके डीमेरिट्स है, ठीक है। आपका नॉलेज का कोई यूज नहीं होता, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगना होता है इसमें, थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होगी, ठीक है। ये थी पहले हमारी कौन सी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। दूसरी जो है नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग। सेकंड कौन सी है, सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग तब यूज करते हैं जब आपको क्या करना पड़ता है, इसमें इक्वल इंटरवल होता है पहले सैंपल और दूसरे सैंपल के नंबर्स के बीच में। क्या होता है इसमें, इक्वल इंटरवल होता है, इक्वल डिफरेंस होता है बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर। पहली इंपॉर्टेंट चीज है ना, सिस्टेमेटिक है। तो सिस्टेमेटिक का मतलब, जब आप पहले देखना, आप पहले जो चूज किया था इसके अंदर क्या था ना, इक्वल इंटरवल नहीं था। आप देखिए चूज किया था पहला, ये इनके बीच में 2 था, फिर इसके बीच में 2 था, लेकिन नेक्स्ट के बीच में 4 का गैप आ गया, फिर उसके बाद ये 7-8 का गैप आ गया, फिर उसके बाद ये 3-4 का गैप आ गया और फिर 5-6 का गैप आ गया। मीन्स सबके बीच में इक्वल इंटरवल नहीं है जब आपने चूज किया तो। लेकिन अगर सभी के बीच में इक्वल इंटरवल हो, है ना, इक्वल जो डिफरेंस हो, इक्वल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ना, तो इसका मतलब कौन सी हो जाएगी, वो सिस्टेमेटिक हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इक्वल डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव, जो लगातार नंबर है, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच में अगर बराबर अंतराल है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये अगर यहां से देखेंगे आप 1 2 3 4, है ना, ये कितने पे आ रहा है आपके 5 पे आ रहा है। कौन से पे आ रहा है, ये 5 पे है, फिर ये आपके 10 पे है, ये 15, ये 20, ठीक है, ये 25। आप देखिए सबके बीच में 5 का इंटरवल है ना। अगर ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 माने इसको 4 और इसको 5, तो ये आपका कितना 10 हो गया, है ना, ये 15 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हर एक जो नेक्स्ट नंबर है उनके बीच में और पहले वाले नंबर के बीच में इक्वल इंटरवल होता है, ठीक है। इस इक्वल इंटरवल को हम मतलब कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो होता है फर्स्ट नंबर होता है ना, कौन सा फर्स्ट नंबर, आपने पहला कौन सा नंबर चूज करना है। फर्स्ट नंबर तो रैंडमली सिलेक्शन होता है ना। फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट सैंपल होगा वो सिंपल रैंडम से होगा। कैसे होगा वो, फर्स्ट सैंपल तो सिंपल रैंडम तरीके से होगा। आपको पहला नंबर कौन सा लेना है वो तो सिंपल रैंडम टेक्निक से, जैसे लॉटरी से ले लिया या कैसे से भी आपने एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब यह है कि फर्स्ट नंबर लेने के बाद अब जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट होगा वो एवरी केथ नंबर होगा, है ना। नेक्स्ट जो है वो एवरी केथ नंबर। ये एवरी केथ नंबर कैसे निकालेंगे, एवरी केथ नंबर मीन्स इक्वल इंटरवल्स पे निकालना है आपको, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, ये जो केथ नंबर है वो आपको होगा, ये तो पॉपुलेशन, है ना, डिवाइड बाय सैंपल साइज, पॉपुलेशन डिवाइड बाय सैंपल साइज। अगर आपकी पॉपुलेशन 1000 की और सैंपल साइज देने आपको 50,000, तो आपको जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये 1000 आपके पास पॉपुलेशन थी और उसमें से आपको सैंपल कितना लेना था, 50 लेना था। तो कौन सा हो जाएगा, अगर यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20वां। तो हर 20वां नंबर, उसके बाद पहला नंबर आपने चूज कर लिया, जैसे कि आपने 5 कर लिया, तो हर 20वां नंबर क्या हो जाएगा, फिर 5 के बाद 20 कितना हो जाएगा 25, फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 45, उसके बाद नेक्स्ट 20 65, है ना। तो ऐसे लिस्ट बना ली और उस लिस्ट में से हर 20वां नंबर होगा वो चूज कर लोगे, ठीक है ना। ऐसे ही है ना, अगर मान लिया आपको 100 सैंपल लेने होते ना, जगह 1000 में से 100 सैंपल लेने होते, हर 10वां नंबर चूज कर लेते। 1000 में से 200 सैंपल लेने तो हर 5वां नंबर चूज कर लेते। लेकिन पहला नंबर कौन सा होगा,
पहला नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, वो आप सिंपल रैंडम से चूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको हर पांचवा नंबर चूज करना था, ठीक है, और आपने जैसे पांचवा, 10वां, 15वां ऐसे भी ले लिया, लेकिन आप ऐसे भी तो ले सकते थे ना, पहला है ना, फर्स्ट है, फिर 6th है, फिर 11th है, फिर 16 ऐसे भी ले सकते थे, क्योंकि 5 का इंटरवल रखना है। और आप ऐसे भी ले सकते थे 2, 7, 12 है ना, 17 ऐसे भी ले सकते थे आप, 3, 8, 13, 18 ऐसे भी ले सकते थे, क्योंकि आपको डिफरेंस तो 5 का ही रखना है ना। तो जो फर्स्ट नंबर आप 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, या फिर कौन सा लेंगे, इस डिपेंड ऑन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे आपको उसको डिसाइड करना है। और उसके बाद एवरी केथ नंबर कि आपको ये किससे होगा कि पॉपुलेशन साइज क्या है उसका डिवाइड बाई सैंपल साइज क्या है ना, पॉपुलेशन डिवाइड बाई सैंपल साइज, और जो नंबर आ जाएगा वो आपका डिफरेंस होगा, इक्वल डिफरेंस जो है वो पहले और नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में रखना है, और उस तरह से आपको चूज करना है। तो उसके लिए भी आपको प्री रिक्विजिट्स की बात करें तो क्या चाहिएगी, आपको पहले से उसका सैंपलिंग फ्रेम चाहिएगा। क्या बनाना पड़ेगा, आपको सैंपलिंग फ्रेम बनाना पड़ेगा, तभी उसमें से क्या होगा, आपको जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे आप उसको चूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका पॉपुलेशन डिवाइड बाय सैंपल साइज एंड देन काउंट द या कैलकुलेट द केथ नंबर। ठीक है, इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, क्या इसकी जरूरतें हैं, प्री रिक्विजिट की बात करें है ना, तो प्री रिक्विजिट के अंदर पहली चीज है कि इसके अंदर आपके पास सैंपलिंग फ्रेम चाहिए, लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन है ना, क्या चाहिए आपको, लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन या सैंपलिंग फ्रेम चाहिए आपको। आपके पास सैंपलिंग फ्रेम लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसी में से ही आपको चूज करना है, सैंपलिंग फ्रेम आपके पास चाहिए। ठीक है, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही जैसे सब्जेक्ट एक साथ हो गए, ऐसा नहीं, रैंडमली सब्जेक्ट उसमें भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। इसमें रैंडमली सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसमें से चूज करने होंगे। और एक और रिक्वायरमेंट, आपको फर्स्ट सैंपल है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से लेना है, ये इसकी प्री रिक्विजिट्स है, क्योंकि वो अपन उसमें एवरी केथ नंबर से चूज नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट सैंपल जो है वो किससे लेंगे आप ना, फर्स्ट सैंपल जो है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग से लेंगे, किससे लेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। फर्स्ट सैंपल आपको सिंपल रैंडम सैंपलिंग से चूज करना है, उसके बाद जो एवरी केथ नंबर है आपको चूज करना है, ये इसकी प्री रिक्विजिट्स है, इसकी पहले से आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स देखें है ना। इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी मेरिट्स है कि ये जिस तरह सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, ठीक वैसे ही ये क्या है, जो सिस्टमेटिक है, तो ये भी वैसे ही कन्वीनियंट है, इजी है, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो कन्वीनियंट है और सिंपल है। पहली चीज क्या है, ये कन्वीनियंट एंड सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा आपको कोई प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, तो कन्वीनियंट और सिंपल टेक्निक है, कन्वीनियंट एंड सिंपल। ठीक है, आसान सुविधाजनक है, सिंपल है टू कैरी आउट। और इसमें जब आप लेंगे सैंपल लेंगे तो सैंपल्स जो होंगे वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर और द एंटायर पॉपुलेशन, आपके है ना, एक जगह से एक ही साइड से एक ही पार्ट से सारे सैंपल्स नहीं आ जाएंगे, तो वो जब हर एक इंटरवल से फिक्स इंटरवल से आएंगे ना, तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक एंटायर पॉपुलेशन से आपके सैंपल आएंगे है ना, तो सैंपल का जिसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस होगा ना वो ज्यादा होगा। ठीक है, जब सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो सैंपल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होगा, इन एंटायर पॉपुलेशन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इन एंटायर पॉपुलेशन, ये पूरी पॉपुलेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी जो इक्वल इंटरवल से सबका नंबर होता है उसके बीच में आता है, तो वहां तक वो क्या होता है, स्प्रेड होता है उसके एंटायर पॉपुलेशन में ये। ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेस कम्बरसम, ज्यादा बोझ नहीं होता है, और चीपर मेथड है। ठीक है, ये इसमें लेस कम्बरसम, मैंने इसमें कोई ज्यादा बोझ नहीं होता है, मैंने ज्यादा बोझिल प्रक्रिया नहीं लगती है, ज्यादा बोझिल नहीं है, ज्यादा आसान है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग से भी आसान है ना, लेस कम्बरसम है ना, और ये इकोनॉमिक है ना, चीपर मेथड है, और है ना लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइमिंग भी ज्यादा नहीं लगता है इसके अंदर, लेस कम्बरसम, लेस टाइम।
ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, समय कम लगता है और इसके अंदर ज़्यादा कोई बोझ नहीं है और ये इकोनॉमिकल मेथड भी है। ठीक है, अब इसके अंदर आती है इसकी डीमेरिट आती है ना। डीमेरिट्स की बात करें तो इसकी जब डीमेरिट्स की बात करेंगे तो डीमेरिट्स में कुछ चीजें आती है। ठीक है, डीमेरिट में क्या आती है, इसकी डीमेरिट जो है वो क्या है कि इसका जो पहला मेथड है ना, वो अगर जो फर्स्ट सैंपल सिलेक्शन है ना वो बायस हो गया तो पूरी प्रोसेस बायस हो जाएगी। फर्स्ट सैंपल सिलेक्शन अगर बायस्ड हो गया ना तो पूरी प्रोसेस बायस हो जाएगी, है ना। फर्स्ट सैंपल सिलेक्शन है, इफ नॉट, ठीक है ना, जो फर्स्ट सैंपल सिलेक्शन है रैंडमली अगर सिलेक्शन नहीं किया इट बिकम्स नॉन रैंडम। ठीक है, तो इसका है ना, इफ फर्स्ट सैंपल नॉट सेलेक्टेड रैंडमली, पहला सैंपल आपने रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया गया तो ये कैसी हो जाएगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाएगी। ये देन कैसी हो जाएगी, ये पूरी सैंपलिंग टेक्निक कैसी हो जाएगी, ये नॉन रैंडम हो जाएगी क्योंकि आपने पहले से ही बायस कर लिया। ठीक है, देन ये नॉन रैंडम डेवलप हो जाएगी। ठीक है, नॉन रैंडम टाइप की डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हो सकता है, सम टाइम ये रिजल्ट इन, और कई बार इसमें बायसनेस की पॉसिबिलिटी होती है। इसमें जो पहला सैंपल है ना वो गलत तरीके से चूज किया तो जो इसमें रिस्क ऑफ बायसनेस होती है ना, रिस्क ऑफ बायसनेस होगी अगर पहला सैंपल गलत तरीके से चूज, है ना, रिस्क ऑफ बायस, अगर पहला सैंपल गलत चूज किया है तो, अगर पहला सैंपल गलत चूज किया तो फिर रिस्क ऑफ बायस इसमें रहती है। तो ये इसकी डीमेरिट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग तब यूज करते हैं जब पॉपुलेशन कैसी होती है, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है। इसको तब हम यूज करते हैं जब ये कैसी होती है, ये हमारी हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है। कैसी होती है, जब पॉपुलेशन कैसी हो, हेटेरोजेनस हो, एक जैसी नहीं हो, पॉपुलेशन के बीच में क्या हो, डिफरेंसेस हो, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा, उसको होमोजीनस स्ट्राटा में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, उसको होमोजीनस स्ट्राटा में बदलना पड़ेगा, होमोजीनस क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। एक जैसी जैसी पॉपुलेशन को एक साथ रख दीजिएगा। ठीक है, और फिर उसमें से सैंपल सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो कैसी हो जाएगी, होमोजीनस स्ट्राटा हो जाएगी। और ऐसी होमोजीनस स्ट्राटा क्यों करते हैं, इसका जो कारण होता है, उसका कारण होता है इसका जो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना, कि जितने उसकी जो संख्या है ना उसकी संख्या के अनुपात में उसका सैंपल में रिप्रेजेंटेटिव, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिवनेस, है ना। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, क्यों करते हैं इसका जो पर्पज होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। सबसे क्या जाए, जितने भी स्टार्टा बने उस स्टार्टा से क्या मिल जाए आपको, प्रोपोर्शनल या फिर इक्वल नंबर के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, सब से जो है वो सैंपल्स आ जाए। ठीक है, नहीं तो एक साइड से ज्यादा आगे दूसरे से पार्ट से कम रह गए तो फिर वो क्या हो जाएगी, एक पार्ट का नहीं रहेगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, दूसरे का ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो स्टडी है वो क्या हो जाएगी, आपकी बायस्ड हो जाएगी, उसकी जनरलाइजेबिलिटी नहीं हो सकती, इंफॉर्मेशन उसकी रिलायबल भी नहीं हो सकती। तो ऐसी हेटेरोजेनस पॉपुलेशन में से अगर आपको चूज करने हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे कि ये पॉपुलेशन आप देखिए, इस पॉपुलेशन में से स्टार्टा बन गए, क्या बन गए, जैसे आप देखिए ये एक टाइप की पॉपुलेशन थी, इसके स्टार्टा एक जैसे यहाँ ले लिए। ठीक है, ये दूसरे टाइप की पॉपुलेशन थी फिर यहाँ ले लिए, और ये तीसरे टाइप की पॉपुलेशन थी तो यहाँ ले लिए। ये तीनों का पहले मिक्सचर देखिए। ठीक है, तीनों अलग अलग मिक्स थी, उसका तीनों का अब हमने क्या बना लिया, स्टार्टा बना लिया। उस स्टार्टा में से अब जो दो टाइप की सैंपलिंग होती है, एक होती है प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और दूसरी होती है डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। क्लियर, दो नाम होते हैं। एक तो प्रोपोर्शनल मींस उसके अनुपात में, जिस अनुपात में वो टोटल नंबर्स हैं उसी टोटल नंबर के अनुपात में से। ठीक है, मींस जैसे किसी में से मान लिया 50 थे, 50 में से आपको 1/4 लेने थे या फिर 100 में से 1/4 लेने थे। ठीक है, 100 में से 1/4 लेने थे तो कितने होंगे आपके, 25 होंगे। 40 में से 1/4 लेने हैं तो ठीक 40 में से 1/4 लेने हैं आपको दूसरे भाग में से तो उसके 10 हो जाएंगे। ठीक, 20 में से भी आपको 1/4 लेने हैं तो उसका मतलब 5 हो जाएंगे। ठीक है, कि उसकी टोटल नंबर्स की जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन का जो इक्वल फ्रैक्शन लेना है ना, सब में से इक्वल फ्रैक्शन लेना है, इक्वल प्रोपोर्शन लेना है। क्या लेना है, उसका प्रोपोर्शन है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब प्रोपोर्शन इक्वल होता है तो वो कौन सी होती है, प्रोपोर्शनल होती है ना। और जब प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं होता है, नंबर इक्वल होते हैं
सब में से नंबर जो इक्वल होते हैं तो कौन सी हो जाएगी, वो डिसप्रोपोर्शनल होती है। तो प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड एंड डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है ना, प्रोपोर्शनल और डिसप्रोपोर्शनल। तो ये दो टाइप की होगी, एक तो कौन सी होगी, प्रोपोर्शनेट होगी, और दूसरी कौन सी होगी, डिसप्रोपोर्शनेट होगी। तो प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग वो होती है तो इसमें क्या होता है, तो सैंपल सिलेक्शन होता है, सैंपल फ्रॉम द ईच स्ट्रेटा जो होता है प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन साइज। ठीक है ना, सैंपल जो होता है वो सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, हर एक स्ट्रेटम से है ना, हर एक स्ट्रेटम से सैंपल लेंगे, किसके इक्विवेलेंट, सब एक सैंपल से लेंगे, ये तो क्लियर है। ठीक है, और ये क्या लेंगे, किसके लेंगे, प्रोपोर्शनल ना, प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज, जो उसकी पॉपुलेशन साइज है उसके प्रोपोर्शन में, उसकी पॉपुलेशन साइज के इक्वल प्रोपोर्शन में इसका नंबर जो होगा वो लेंगे, उसके चूज करेंगे प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, और ईच स्टेटम में जो होगा, इसमें क्या होता है, हर एक स्टेटम में सैंपल जो होगा, हर एक स्टेटम का सैंपल फ्रैक्शन सेम होगा। ठीक है, सेम सैंपल फ्रैक्शन, सेम सैंपल फ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्टेटम या सेम सैंपल फ्रैक्शन ऑफ ईच स्टेटम, हर एक स्टेटम से, हर एक स्टाटा से सेम सैंपल सिलेक्शन आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे कि आपके 3 स्टाटा थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, एक 100 का था, यहाँ देख लीजिए, चलो यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना, 3 स्टाटा है ना, एक ए, बी और सी। इसकी जो पॉपुलेशन की बात करें है ना, तो पॉपुलेशन कितनी थी इसकी, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ इसको बैठेगा नहीं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। दूसरी कौन सी है, डिसप्रोपोर्शनेट। डिसप्रोपोर्शनेट में क्या होता है, ये इसके अगेंस्ट है, जिसमें आपके जो इसके अपोजिट जाके देखेंगे तो इसमें तो सभी में समान रूप से आ रहा था, इसमें भी सैंपल सिलेक्शन तो हर एक जो स्टार्टर से करेंगे है ना, लेकिन जो प्रोपोर्शन, जो उसका प्रोपोर्शन होगा वो उसकी पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें है ना प्रोपोर्शन जो होगा नॉट इक्वल टू सैंपल साइज, नॉट इक्वल टू सैंपल साइज, उसके सैंपल साइज के अनुपात में, उसके प्रोपोर्शन में, उस रेशियो में नहीं होगा, उसके अनुपात में ये उसका सैंपल नहीं होगा। अब तो कैसा होगा है ना, तो सेम नंबर होगा, सेम नंबर फ्रॉम ईच स्टेटम, हर एक स्टेटम से समान संख्या में जो होंगे वो सिलेक्शन होंगे, समान संख्या में संख्या ली जाएगी उनकी। ठीक है, हर एक जो स्टेटम में। ठीक है, देखिए इसमें इसकी प्री रिकॉर्ड से पहले देख लीजिए, एक एग्जांपल देखिए है ना, एग्जांपल है ना, तो इसमें क्या आता है हमारे पास है ना, 3 ग्रुप है ए बी सी। ठीक है, और ऐसे कैसे हम इधर और लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनेट है, और दूसरा आप ले रहे हो डिसप्रोपोर्शनेट। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट। ठीक है, 2 टाइप की जो टाइप है प्रोपोर्शनेट, और जो ए स्टार्टा है उसके अंदर जो पॉपुलेशन कितनी है ना, ये पॉपुलेशन है ना, ये आपका स्टार्टा है, ये आपका स्टार्टा है, ये आपका पॉपुलेशन है कि ए में है वो टोटल 100 पीपल्स हैं, बी में है आपके 40 हैं, और सी में है वो आपके 20 हैं। ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन साइज है। ठीक है, इसमें से आपको क्या लेना है, या फिर इसको और बढ़ा लीजिएगा, या फिर जैसे जो एक सैंपल सिलेक्शन के लिए समझना है आपको, एग्जांपल के तौर पे आपको सैंपल साइज लेनी है ना। सैंपल साइज क्या होता है इसमें पता है, इसमें जो सैंपल साइज होता है वो इक्वल फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, इक्वल फ्रैक्शन। जैसे कि आपने इसको क्या लेना है, 1/4 लेना है ना, 1/4 चूज करना है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, इसका 1/4 25, इसका 1/4 10, और इसका 1/4 5।
क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से सैंपल साइज है वो इक्वल फ्रैक्शन है, ये भी इसका 1/4 है, ये भी इसका 1/4 है, आप देखिए, और ये भी इसका 1/4 है। जो टोटल का 1/4 है वो क्या हो गया, वो आपका सैंपल साइज होगा। अगर आपका इक्वल जो है प्रोपोर्शन होता है तो वो तो कौन सा होता है, प्रोपोर्शनेट सैंपल साइज होता है। ठीक ऐसे ही अगर वापस आप यहां देखें ए बी सी, है ना, तो इसमें जैसे कितने थे, इसमें आपके 100 थे, बी में आपके 40 थे और सी में आपके 20 थे, ठीक है। अब इसमें से आपको इक्वल नंबर लेते हो, ठीक है, इक्वल नंबर ले लिए, है ना। जैसे कि इसमें से भी आपने 15 लेने थे, इसमें भी 15 लेने थे, है ना, आपने इक्वल नंबर लेने हैं, जैसे इसमें भी आपने 15 ले लिए, इसमें भी 15 ले लिए और इसमें भी आपने 15 ले लिए। तो इसमें क्या हो गया, ये इक्वल नंबर हो गया, सब में से समान नंबर हो गया, है ना, सब में से इक्वल नंबर हो गया। और इसमें देखो आप, सब में क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन हो गया या इक्वल फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है। तो प्रोपोर्शनेट में जो फ्रैक्शन आता है वो सैंपल साइज के, सैंपल साइज में सबका इक्वल होता है ना। इसका आप सैंपल साइज देखो कितना हो गया, ये देखो टोटल देखो कितना हो गया, 25 10 और 15, ये आपके 40 हो गया। और उसमें देखें तो आप कितना हो गया, 15 15 15 45 हो गया, ठीक है। तो सैंपल साइज तो लगभग उतना ही है, लेकिन आपने उसमें क्या ले लिया, आप उसमें 12 12 भी कर सकते थे, आप 13 13 भी कर सकते थे, है ना। तो इसका 39 हो जाता है, या 14 14 करते तो 42 हो जाता है, ठीक है। आपको सैंपल साइज तो नहीं लेना था लगभग, लेकिन अगर आपने सब स्टार्टा में से सेम नंबर लिए हैं तो वो आपका डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, और सब में आपने इक्वल टू प्रोपोर्शन लिए हैं, सैंपल साइज में जो है आपकी पॉपुलेशन में इक्वल प्रोपोर्शन लिया है, तो वो आपका प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगी। क्लियर है। पहले स्टार्टा बनाइए, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होनी चाहिए, फिर उसमें से आप इसको चूज करिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसके प्री रिक्विजिट्स क्या है। जब आप इस टाइप की सैंपलिंग करते हैं तो इसमें प्री रिक्विजिट्स क्या होनी चाहिए, इसके लिए क्या जरूरी है। इसकी प्री रिक्विजिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हेटेरोजेनस ग्रुप होने चाहिए, पहले हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होनी चाहिए, तभी तो स्टार्टा बनेंगे, है ना। पहली चीज है कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है वो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसके अंदर, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है वो इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और फिर जो डिवीजन ऑफ स्टार्टा होता है वो होमोजेनस होने चाहिए। इसके बेस पे जब अपन स्टार्टा बनाएंगे ना, तो जो डिवीजन ऑफ स्टार्टा है वो क्या होना चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए। डिवीजन ऑफ स्टार्टा क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ स्टार्टा होमोजेनस होना चाहिए। क्लियर। पॉपुलेशन है वो पहले हेटेरोजेनस होना चाहिए, और उसके बेस पे जब अपन बनाएंगे स्टार्टा तो वो होमोजेनस होने चाहिए। अब ये स्टार्टा किसके बेस पे बन सकते हैं, है ना। डिवीजन ऑफ स्टार्टा जो है ना, ये इसका बेस क्या हो सकता है, ये किस बेस पे हो सकते हैं, ये एज पे हो सकते हैं, जेंडर पे हो सकते हैं, है ना, एजुकेशन पे हो सकते हैं, है ना। मीन सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड वेरिएबल्स होता है ना, उस पे हो सकता है ना। आपके लिविंग एरिया पे हो सकता है, ठीक है ना, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे हो सकता है। जो सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड वेरिएबल्स है हमारे, कौन से वेरिएबल, जो बैकग्राउंड वेरिएबल्स है उसके बेस्ड पे जो है वो, क्योंकि पॉपुलेशन समान है या असमान है ये बैकग्राउंड वेरिएबल पे तो निर्भर करती है। जो बैकग्राउंड सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उस पर, है ना, सोशियो डेमोग्राफी वेरिएबल्स जो है उस पर निर्भर करती है। तो सोशियो डेमोग्राफी वेरिएबल्स या जो बैकग्राउंड वेरिएबल है उसके बेस पे अपन स्टार्टा बनाते हैं, और उस स्टार्टा में से समान रूप से फिर हम प्रोपोर्शन में उसके सैंपल्स लेते हैं। तो ये इसकी दो प्री रिक्विजिट्स है, पहली चीज हेटेरोजेनस होनी चाहिए, और फिर किसी वेरिएबल के बेस पे उसको होमोजेनस स्टार्टा में बदलना है, ठीक है। देन इसकी मेरिट्स क्या है, जब ये हम स्टार्टा बना लेंगे तब उसके बाद इससे जब चूज करेंगे तो इसकी मेरिट्स क्या है, ठीक है। जब इसकी मेरिट्स देखो आप, ठीक है, तो मेरिट्स होती है कि इट एंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ग्रुप, ठीक है। इसमें फायदा यह है कि अगर हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है ना, तो भी हर एक ग्रुप से क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एंश्योर रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल ग्रुप, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल ग्रुप, सभी ग्रुप का इसमें क्या मिल जाएगा, आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। सभी ग्रुप जितने भी आपने स्टार्टा बनाए हैं उनसे इसका मिल जाएगा आपको। लेकिन उसके बाद एक और चीज है कि स्टार्टा बने हुए ना, तो अगर आप इनमें कोरिलेशन जो है, रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन या कंपैरिजन करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व रिलेशनशिप जो है वो करना चाहते हैं, तो फिर वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जर्व रिलेशनशिप या कंपैरिजन कर सकते हैं।
ऑब्जर्व रिलेशनशिप, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या बन गए, स्टाटा बन गए, ठीक है। या कोई कंपैरिजन करना है तो भी इसमें आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी, या फिर जो है रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब इसका स्टैटिकल प्रिसिजन की बात करें तो इसमें स्टैटिकली ये बहुत हाईली प्रिसाइज होता है, क्योंकि डेटा कैलकुलेशन अपन ने क्या किया, जब ग्रुप जो बनाए हैं उसमें हर एक ग्रुप का अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसका जो आएगा आपका कंपेयर टू सिंपल रैंडम की बात करेंगे तो इसका हाई स्टैटिकली प्रिसिजन होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, हाई स्टैटिकली प्रिसाइज रिजल्ट होता है इसका, हाई स्टैटिकली ना प्रिसाइज रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो अगर सिंपल रैंडम के कंपेयर में देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा हाई प्रिसाइज जो है रिजल्ट है वो मिलेगा आपको किसमें, सिंपल रैंडम सैंपलिंग की बजाय स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है इसकी मेरिट्स के साथ कुछ डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स ये है कि इसमें आपको है ना, पहली चीज है कि पॉपुलेशन के बारे में आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फॉल्टी स्टाटा बन सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्या चीज की डीमेरिट या इसकी लिमिटेशंस की बात करें, है ना, इसकी क्या लिमिटेशन है, तो इसकी पहली लिमिटेशन है कि रिक्वायर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन। रिक्वायर क्या चाहिए, रिक्वायर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन के बारे में आपको सही जानकारी नहीं है ना तो आप फॉल्टी स्टाटा बना सकते हैं, गलत स्टाटा बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चांस ऑफ फॉल्टी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाटा हो सकता है, चांस ऑफ फॉल्टी स्टाटा, जो स्टाटा क्लासिफिकेशन बनाए ना वो फॉल्टी हो सकते हैं, गलत बन सकते हैं। और अगर फॉल्टी क्लासिफिकेशन होता है तो फिर आपको इसमें क्या है, जो रिजल्ट वो भी गलत मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स की है ना, मोर एफर्ट चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको इसके लिए मोर एफर्ट चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, स्टाटा बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप जाके क्या कर पाएंगे, इसको चूज कर पाएंगे। लार्ज पॉपुलेशन के लिए कहते हैं मस्ट बी अवेलेबल फ्रॉम विच टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स, ठीक है। वहां अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो फिर स्टाटा बनाना मुश्किल हो जाता है, तो लार्ज पॉपुलेशन में ये ज्यादा सुटेबल नहीं है, बहुत ज्यादा लार्ज है तो उसके अंदर फिर सुटेबल नहीं है, क्योंकि लिस्ट नहीं बना पाते फिर, ठीक है, उसमें से कितना है, उसका पॉपुलेशन कैसा है, तो लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये ज्यादा मोर एफर्ट चाहिए, इसके ज्यादा लेबोरियस प्रोसेस होती है, ठीक है। ये इसकी डीमेरिट्स है इसमें, ठीक है। अगर इसमें एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर आपको जैसे कोई स्टडी करनी थी, कुछ सर्वे करना था, क्या करना था, एग्जांपल सर्वे एमंग नर्सिंग ऑफिसर्स फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखें आपकी स्टडी जैसे कहां बन सकती है, आपको सर्वे एमंग नर्सिंग ऑफिसर्स करना था, सर्वे एमंग नर्सिंग ऑफिसर्स, है ना, एट द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, ठीक है। अगर तो उसमें क्या करना पड़ेगा, है ना, या फिर सर्वे एमंग जैसे डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स, तो नर्सिंग ऑफिसर है तो हर एक डिपार्टमेंट से आपको इक्वल जितने वहां पर कितने पोस्टेड हैं उसमें से उनका इक्वल फ्रैक्शन ले लीजिएगा, ठीक है। या आपको सर्वे है ना डिफरेंट हॉस्पिटल्स में करना था, तो उसमें से हॉस्पिटल में अब जितने, जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर 50 नर्सेज है, दूसरे हॉस्पिटल में 200 नर्सेज है, तीसरे हॉस्पिटल में 500 नर्सेज है, तो उसके प्रोपोर्शन में आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो उस समय उसका अब ये है कि आपने वो हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपने अलग अलग क्यों स्टाटा बनाए, क्योंकि उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है ना वो अलग है, दोनों की अलग है, उस पर कोई आप सर्वे कर रहे हैं तो उनकी कंडीशन डेफिनेटली, तो दोनों हॉस्पिटल है तो उनकी अलग होगी, 3 हॉस्पिटल तो उनकी अलग होगी, तो उनको आप जैसे एक साथ करके लेते तो एक में 500 थे, एक में 200 थे, एक में 50 ही थे, तो 50 वाले का कोई हो सकता आता ही नहीं, सारे 500 वाले में से आ जाते या उधर ज्यादा सैंपल आ जाते, तो उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें स्टाटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल डिफरेंट हॉस्पिटल्स है ना, अगर एग्जाम्पल इसका देखना चाहें ना तो डिफरेंट हॉस्पिटल ले सकते हैं, या फिर आप ना इसका एग्जांपल है ना, ये जैसे आपने लिए है, ये आपके डिफरेंट हॉस्पिटल या डिफरेंट डिपार्टमेंट कर सकते हैं ना, स्टाटा जैसे आपके ना, ये आपके ना हॉस्पिटल हो सकते हैं या डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ये स्टाटा जिसमें आपके ये कोई हॉस्पिटल हो सकता है या कोई डिपार्टमेंट आप लेकर वहां से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो वहां आप जैसे सर्वे कर रहे हैं तो ऐसा रिसर्च है वहां पर कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा हो गया, कौन सा टाइप हो गया, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट आती है क्लस्टर सैंपलिंग। कौन सी आती है, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग का मतलब होता है, क्लस्टर का मतलब होता है प्री डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया,
क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है प्री डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, प्री डिफाइंड एग्जिस्टिंग जियोग्राफिकल एरिया, प्री डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। अगर कोई लार्ज एरिया पे, बहुत बड़े एरिया में पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड है, लार्ज एरिया पे कोई है, कहां पर है? कोई लार्ज एरिया पे पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड है, बहुत बड़े एरिया पे। जैसे कि आपको पान इंडिया लेवल पे कोई स्टडी करनी है, पान इंडिया लेवल पे पूरे इंडिया में कोई स्टडी करनी है, तो फिर उसमें से आपको पूरे इंडिया में जाके स्टडी तो नहीं कर सकते ना, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा? आपको क्लस्टर्स चूज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे आपको? क्लस्टर्स हैं जो आपको वहां से चूज करने पड़ेंगे, और उन क्लस्टर से, ठीक है, उन लार्ज एरिया में से आपको क्या करना पड़ेगा? क्लस्टर चूज करने पड़ेंगे ना। क्लस्टर सिलेक्शन होगा पहले। क्या होगा? पहले क्लस्टर सिलेक्शन होगा, और उस क्लस्टर सिलेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से आपको सैंपल सिलेक्शन करना पड़ेगा। इस क्लस्टर में से सैंपल सिलेक्शन होंगे। ये जो सिलेक्शन टेक्निक है, ये मल्टी स्टेज जो होती है वो टेक्निक कहलाती है। कैसे कहलाती है? ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहलाती है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको प्राइमरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स पर कोई स्टडी करनी थी, हाँ, या फिर कोई प्राइमरी स्कूल्स है उनका सर्वे करना था, प्राइमरी स्कूल्स का सर्वे करना था पान इंडिया पे, ठीक है। तो अब पान इंडिया की जो पूरी भारत की जो प्राइमरी स्कूल्स है वहां तक आपको जाना, उससे सैंपल्स ऑब्टेन करना मुश्किल है। आप उनसे सारी लिस्ट भी नहीं ले सकते, लिस्ट ले भी ली तभी ये संभव नहीं है कि आप उन सारी स्कूल तक पहुंच पाएं, या उनमें डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आप पहुंच पाएं, ठीक है। तो फिर उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें पहले से क्या करेंगे कि इंडिया के लेवल पे तो आप क्या कर लें, वहां से आप पहले 2 स्टेट चूज कर लें, 2 स्टेट के बाद में वहां के डिस्ट्रिक्ट चूज कर लें, फिर उसके बाद ब्लॉक चूज कर लें, और फिर लास्ट में पहुंच जाए वहां पर जहां तक आपको उन स्कूल्स तक पहुंचना था, उस पर्टिकुलर स्कूल्स तक, ठीक है। तो वहां इस टाइप की सैंपलिंग होती है, वो क्या कहलाती है? मल्टी स्टेज जो सैंपलिंग होती है वो कहलाती है। और ये जो मल्टी स्टेज सैंपलिंग होती है, अगर एक ही बार में होता है 1 स्टेज क्लस्टर सैंपल हो सकता है, 2 स्टेज हो सकता है, या फिर मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपल बन सकती है। मींस 1 स्टेज, 2 स्टेज या मल्टी स्टेज में एक क्लस्टर सैंपलिंग हो सकती है, जब आपको बहुत बड़े कोई एरिया पे सैंपलिंग करनी है तो, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन होते हैं, है ना, क्लस्टर्स, ये सारे रैंडम होते हैं। कैसे होते हैं? ये भी कैसे होंगे? रैंडम सिलेक्शन होगा। सैंपल का सिलेक्शन भी क्या होगा लास्ट में? वो भी रैंडम सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन सारे के सारे क्या करने हैं? सिंपल रैंडम टेक्निक से ही करने हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसमें पहले चूज क्या करने पड़ेंगे आपको? मल्टी स्टेज में चलना पड़ेगा। एक का चूज किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से जब बड़े एरिया में, लार्ज एरिया की कोई स्टडी होती है तो उसमें काम आता है। और इसमें जो प्री डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होते हैं उन्हीं को क्या बनाया जाता है? क्लस्टर बनाया जाता है। हम अपने हिसाब से क्लस्टर डेवलप नहीं करते हैं उसमें, ठीक है। ये देखिए, ये पॉपुलेशन थी, ठीक है। और पॉपुलेशन जैसे कि ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन थी, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन थी, जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स था, या आप नर्सिंग स्कूल्स पे कर रहे थे, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग स्कूल्स पे, ठीक है, या फिर ऑल ओवर इंडिया के कुछ ही किसी हॉस्पिटल्स पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो फिर उसमें पहले क्या बना लिए? स्टेट के क्लस्टर बन गए। फिर स्टेट क्लस्टर के अंदर नेक्स्ट जो है वो आपके सैंपल क्लस्टर बन गए, और सैंपल क्लस्टर से आप क्या बनेंगे? डेटा, है ना, स्टेट बन गया, डिस्ट्रिक्ट बन गया, ब्लॉक बन गया, और उसके बाद में आप क्या करेंगे? वहां से डेटा कलेक्शन है वो करेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखिए, primary schools, survey on the primary schools, yes, survey on the primary schools of survey in the survey in the primary schools of India, भारत की प्राइमरी स्कूल्स में सर्वे करना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज में क्या किया आपने, है ना, फर्स्ट स्टेज के अंदर फर्स्ट में आपने क्या बनाए? पहला तो सबसे पहले तो इंडिया हो गया पूरा, है ना, पूरी इंडिया की बात होगी। इस इंडिया में क्या करेंगे आप? स्टेट सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? स्टेट ना, स्टेट सिलेक्शन होगा। तो स्टेट, सपोज दैट आपने क्या चूज कर लिया? उसमें से 2 स्टेट चूज कर लिए,
क्या कर लिया आपने, 2 स्टेज चूज कर ली, ठीक है। सेकंड स्टेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको है ना प्राइमरी स्कूल लेनी है ना, तो सेकंड स्टेज, अब यहाँ से स्टेट में क्या आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है ना। तो आपने क्या नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। ये भी रेंडमली सिलेक्ट होंगे कि हर आपको क्या करना है, हर स्टेट में से 4, जो आपने 2 स्टेट चूज किए ना, उन 2 स्टेट में से आपको 4 डिस्ट्रिक्ट चूज करने हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 2, अगर आपने 4 डिस्ट्रिक्ट चूज करने हैं तो कितने हो जाएंगे ये, अभी हमारे सैंपल कितने हो गए, टोटल 8 सैंपल हो गए, क्लियर, ठीक है। मैंने पहले 2 स्टेट चूज किए, हर उस दोनों में से आपने क्या क्या 4 डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाइए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड स्टेज के अंदर, है ना, स्टेट में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, है ना, ब्लॉक्स होते हैं, तो उस ब्लॉक चूज करने। अब ब्लॉक में से आपने क्या किया कि आपको हर ब्लॉक में से, मान लिया आप लोग क्या करना है, उसमें से 2 है वो ब्लॉक चूज करने, हर डिस्ट्रिक्ट में से आपको 2 ब्लॉक चूज करने हैं। आपके पास 8 डिस्ट्रिक्ट है और हर डिस्ट्रिक्ट में से आपने कितने ब्लॉक चूज करने हैं, 2 ब्लॉक चूज करने हैं, तो कितने हो जाएंगे ये, आपके पास सब सैंपल साइज क्या हो गया, 16 हो गया, 16 ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। अब लास्ट में, है ना, आपको क्या करना है, अब आपको प्राइमरी स्कूल चूज करनी है। क्या करनी है, प्राइमरी स्कूल चूज करनी है। हर ब्लॉक में से आपको 10 प्राइमरी स्कूल चूज करनी है। कितनी करनी है आपको, 10 प्राइमरी स्कूल चूज करनी है, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्कूल चूज करनी है ना। तो प्राइमरी स्कूल अब कितने हैं आपके पास, ये सैंपल क्या हो जाएगा, आपको अगर मान लिया 10 चूज करनी है तो कितनी हो जाएगी, 160 प्राइमरी स्कूल हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, सैंपल साइज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से मान लिया स्टूडेंट चूज करने हैं तो फिर क्लास चूज कर लो। प्राइमरी में कितनी होती है, 5 क्लास होती है, तो 5 क्लास में से आपको कोई 2 क्लास चूज करनी है, तो फिर ये सैंपल साइज बढ़ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, अगर आपको स्टूडेंट चूज करने थे, है ना, अगर आपको स्टूडेंट्स पे कोई सर्वे करना था तो और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, है ना। अगर ना आपने 2 क्लास लेनी है तो कितना हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट जो क्लास होती है, अगर आप किसी सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वैसे एंटायर पॉपुलेशन दी जाती है कि हर क्लास के अंदर मान लिया कितना है, 40 स्टूडेंट है ना, कितने हैं, 40 स्टूडेंट है, तो फिर इसके हिसाब से ये संख्या होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। तो उसको 40 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये अगर बाद में और स्टूडेंट्स तक जाना था तो आप ये इस नंबर तक भी आप चले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मल्टी स्टेज के अंदर ये सैंपलिंग होती है, इसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। और ये क्लस्टर सारे के सारे थे, ये प्री डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया थे, पहले से निर्धारित, आपका स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट था, ब्लॉक था, है ना, एवरीथिंग, ठीक है। इज इट क्लियर, दिस द मल्टी स्टेज सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग। इसके प्रीरिक्विजिट्स क्या है ना, पहली चीज है ना इसकी क्या होनी चाहिए, जो है वो लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। सबसे पहली चीज है ना, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, एक तो लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए और दूसरा इसका लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन और लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, 2 इसकी सबसे बड़ी शर्तें हैं, तभी ये काम की है, छोटी पॉपुलेशन भी ये काम की नहीं होती है। फिर उसके बाद जो सिलेक्शन चूज किसका कर रहे हैं, क्लस्टर्स का, उन क्लस्टर्स को भी आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है, रैंडम सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर्स, ये ध्यान में रखना है आपको, रैंडम सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर्स, है ना। क्लस्टर को भी ऐसे ही चूज नहीं करना है, क्लस्टर को भी रेंडमली ही सिलेक्ट करना है, जिस तरह से पॉपुलेशन को अपन जो हमारे सैंपल्स को चूज कर रहे हैं वैसे ही इनको भी आपको रेंडमली चूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखें इसका, है ना, एग्जाम्पल जैसे प्राइमरी स्कूल का हो गया या फिर हाउस होल्ड सर्वे हो गया राजस्थान के अंदर, है ना, आपको करना है स्टेट के अंदर कोई हाउस होल्ड सर्वे करना है, तो आपने क्या किया, फिर जैसे ले लिया आपने स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट ले लिया, डिस्ट्रिक्ट में आपने पंचायत समिति ले ली, उसके अंदर ग्राम पंचायत ले ली, और फिर उसके अंदर जो है रेवेन्यू विलेज ले लिए, और फिर उस रेवेन्यू विलेज के सारे घर थे वो ले लिए। तो इस तरह से एक हाउस होल्ड सर्वे भी एग्जाम्पल था, है ना, इसका देखा जाए तो ये भी आप कर सकते हो, जैसे ये था, है ना, दूसरा आपका हाउस होल्ड सर्वे का था, ऐसा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसकी मेरिट्स क्या है, क्या इसका, है ना, मेरिट्स हैं क्या इसकी, तो ये जो है वो इजी टेक्निक पड़ती है, आसान टेक्निक होती है, लार्ज पॉपुलेशन इससे स्टडी की जा सकती है। इसकी मेरिट सबसे बड़ी बात है कि ना इससे लार्ज पॉपुलेशन स्टडी हो सकती है, लार्ज पॉपुलेशन स्टडीड, कैन बी स्टडीड, तो इससे लार्ज पॉपुलेशन कैन बी स्टडीड, लार्ज पॉपुलेशन आप स्टडी कर सकते हो इससे, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन पर ये स्टडी की जा सकती है, पहली चीज का ये फायदा है, इसका बेनिफिट है इसका, ठीक है। इसमें कोई आपको क्लस्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है ना, यूज किसको करते हैं, एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स को ही काम में लेना है आपको कोई नया क्लस्टर्स है, नया स्टार्टअप बनाने की जरूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स है उसी को ही काम में लेना है, ठीक है। और ये क्विक इजी, है ना, टेक्निक है। कैसे है ये, एक क्विक है,
आप इससे क्विकली आप सैंपल सिलेक्शन कर लेते हैं। क्विक एंड इजी टेक्निक है ये ना, क्विक है, इजी है और सिंपल टेक्निक है। कैसे हो? क्विक है, इजी है एंड सिंपल टेक्निक है। क्विक, इजी एंड सिंपल टेक्निक है, बहुत आसानी से उपयोग में ली जाने वाली टेक्निक है। लार्ज पॉपुलेशन के लिए भी आसानी से हम सैंपल सिलेक्शन इसके माध्यम से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मेरिट्स थी। इसकी डीमेरिट्स क्या है? इसकी डीमेरिट है कि पॉसिबिलिटी ऑफ हाई सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर की इसमें बहुत ज्यादा संभावना होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ हाई सैंपलिंग एरर, हाई सैंपलिंग एरर क्यों होता है सैंपलिंग एरर? देखिए इसमें, क्योंकि इसमें जो सैंपल्स का रिप्रेजेंटेटिवनेस होता है ना, वो सही नहीं होता। उसका कारण है कि अगर आपने जैसे इंडिया में कोई सर्वे करना था जैसे उस प्राइमरी स्कूल्स में ही, तो आपने क्या किया, उसमें से 2 स्टेट चूज किए। ठीक है, रैंडमली चूज कर लिए। ठीक है, अब 2 स्टेट में एक तो आपके केरला आ गया और दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया। अब बताओ केरला और नॉर्थ ईस्ट वो राजस्थान को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? है ना, राजस्थान की कंडीशन डिफरेंट है, केरला की डिफरेंट है, नॉर्थ ईस्ट की डिफरेंट है, JNK की डिफरेंट है। ठीक है, मिडल की डिफरेंट है। ठीक है, ये सारी जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है। तो फिर डिफरेंट कंडीशंस जो रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो सैंपल जो रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होगा ना, तो फिर क्या होगा कि वो सैंपलिंग एरर जो है वो आएगा। है ना, चांस ऑफ, है ना, इसमें क्या होता है, लिस्ट रिप्रेजेंटेटिवनेस होता है। क्या होता है इसमें? लिस्ट रिप्रेजेंटेटिवनेस होता है, इसलिए सैंपलिंग एरर आता है। सबका रिप्रेजेंटेटिवनेस होता है वो इक्वल नहीं होता है इसका। ठीक है, और ये ज्यादा हेटेरोजीनस होती है ना, जैसे पॉपुलेशन बहुत बड़े एरिया में है लेकिन हेटेरोजीनस है ना, जैसे केरला और JNK में डिफरेंस है, मिडिल और वेस्ट में डिफरेंट है, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट में डिफरेंस है। तो ऐसे ही जब हेटेरोजीनस पॉपुलेशन होती है ना, तो उसमें ये काम की नहीं है। नॉट यूजफुल इन हेटेरोजीनस पॉपुलेशन, नॉट यूजफुल इन हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस अगर ग्रुप होता है या हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है तो उसमें ये काम की टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी? नेक्स्ट जो टेक्निक थी कौन सी? दिस वन इज द क्लस्टर सैंपलिंग। ओके, नेक्स्ट है अगली जो टेक्निक आती है वो कौन सी आती है? सीक्वेंशियल सैंपलिंग। सीक्वेंशियल सैंपलिंग वो होती है कि आप इसमें क्या करते हैं, सैंपल्स तब तक कलेक्ट करते हैं जब तक कि आपको डिजायर्ड जो आउटकम है वो नहीं मिल जाए, डिजायर्ड इन्फ्रेंसेस है वो नहीं मिल पाए। तो इनिशियली स्टार्ट विद स्मॉल सैंपल एंड देन कैलकुलेट, और देन हम क्या करते हैं उसको जो है इंटरप्रेट करते हैं, इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। अगर नहीं मिलता है तो फिर सीक्वेंस में फिर वापस से क्या करते हैं, आप दोबारा से उस फील्ड में एंट्री करते हैं और डेटा कलेक्शन फिर से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसमें सैंपल साइज होता है फिक्स नहीं होता है। क्या होता है? सैंपल साइज नॉट फिक्स्ड। सैंपल साइज क्या होता है? सैंपल साइज नॉट फिक्स्ड। पहली चीज, इसमें सैंपल साइज फिक्स नहीं होता है। दूसरा, इनिशियली स्मॉल सैंपल लेते हैं। प्रारंभ में क्या करते हैं? इनिशियली क्या करते हैं हम इसमें स्मॉल सैंपल लेते हैं, छोटा सैंपल लेते हैं, स्मॉल सैंपल साइज। ठीक है, इनिशियली स्मॉल सैंपल साइज लेते हैं और देन इस स्मॉल सैंपल साइज ट्राई टू मेक इन्फरेंसेस। इसी से क्या करते हैं? ट्राई टू मेक इन्फरेंसेस, इससे परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू मेक इन्फरेंसेस, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं हमसे कि जो अपन निष्कर्ष इससे निकालना चाह रहे थे कुछ, वो परिणाम इसमें निकालते हैं। अगर हमें वो जो निष्कर्ष चाह रहे थे वो नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, है ना, मोर सब्जेक्ट जो होता है वो हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, इफ नॉट एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाए तो हम क्या करते हैं? ऐड मोर सैंपल्स। हम क्या करते हैं? ऐड मोर सैंपल्स। हम दोबारा से और सैंपल्स ऐड करते हैं, फिर सैंपल्स लेते हैं, और ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती जब तक कि आपको जो इन्फरेंसेस निकालना था वो इन्फरेंस निकल नहीं जाता, तब तक ये प्रक्रिया होती है वो चलती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसकी प्री रिक्विजिट्स भी यही होती है। अगर इसकी प्री रिक्विजिट की बात करें तो क्या है इसकी प्री रिक्विजिट, है ना? प्री रिक्विजिट जो है इसकी,
इसकी प्री रिक्विजिट देखें अगर तो क्या होती है इसकी प्री रिक्विजिट भी यही होती है कि आपको जो है वो सैंपल्स क्या लेना है, सैंपल साइज होती है फिक्स नहीं होती है ना, सैंपल साइज आपको फिक्स नहीं करना है, सैंपल साइज होती है वो नॉट फिक्स्ड ना, ये फिक्स नहीं करनी है। अगर ये फिक्स कर लिया तो फिर क्या है, फिर सीक्वेंशियल सैंपलिंग कहां हुई है ना। दूसरी चीज है कि आपको इसमें क्या स्मॉल सैंपल लेना है ना, शुरुआत में क्या लेना है आपको स्मॉल सैंपल लेना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे सैंपल्स को बढ़ाना है। इसी से आपको क्या करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है ना, कंक्लूजन ड्रॉ करना है। और इसमें क्या होता है, रिपीटेड एंट्री होती है ना, अगर आपको है ना रिक्वायर और मोर सैंपल चाहिए तो आपको फिर से फील्ड में एंट्री करनी पड़ेगी और वहां से आपको सैंपल्स कलेक्शन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसकी प्री रिक्विजिट्स होती है। नेक्स्ट इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी मेरिट्स ये होती है कि ये क्या करता है कि बेस्ट है ना कंडक्ट स्टडी ऑन द बेस्ट पॉसिबल स्मॉल रिप्रेजेंटेड सैंपल पे, है ना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है वो कहाँ मिल जाता है आपको, है ना, वो हमारा जो रिजल्ट है वो कहाँ मिल जाता है, स्मॉल सैंपल पे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट होता है वो मिल जाता है। स्टडी बेस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं, इसके अंदर जितना संभव हो उतना सबसे छोटा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेके अपन कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। बेस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जितना छोटा हो सके उतना सैंपल इसमें अपन लेते हैं, है ना। इस सैंपलिंग की ये खास बात होती है कि इसमें जितना छोटा हो उतना सैंपल्स आप लेकर इसमें देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको स्टडी देखनी थी एसोसिएशन बिटवीन द स्मोकिंग एंड लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर और स्मोकिंग का कोई एसोसिएशन देखना था। ठीक है, तो उसमें आपने पहले कम सैंपल साइज लिखी और उसमें देखा उनका कोई एसोसिएशन था, रिजल्ट मिल गया, ठीक है, नहीं तो फिर आगे और बढ़िए, है ना, सैंपल साइज बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल अब मैं लिख देता हूँ ना, एग्जाम्पल जैसे इसका इस स्टडी का एग्जाम्पल था एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग्स कैंसर, है ना, स्मोकिंग और लंग्स कैंसर का कोई एसोसिएशन देखना है आपको, है ना। तो फिर अपन छोटा साइज का स्टडी सैंपल लेकर उसकी स्टडी कर देते हैं, फिर उसके बाद कोई परिणाम मिल गया, निष्कर्ष मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर और सैंपल साइज बढ़ाओ। ठीक है, तो ऐसा लेकर अपन इसमें कर सकते हैं, ठीक है, इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इसमें जो होती है अल्टीमेट फाइंडिंग जो है ना, आपको अल्टीमेट फाइंडिंग ऑफ द स्टडी लेता है। इसका जो अंतिम जो परिणाम जो है ना वो क्या है, डिसीजन क्या है, क्या चाहता है ये अल्टीमेट फाइंडिंग तक पहुंचता है। ठीक है ना, अल्टीमेट फाइंडिंग इसका जो है वो लास्ट गोल होता है ना, हेल्पिंग इन अल्टीमेट फाइंडिंग, अल्टीमेट इन्फ्रेंस में ये किसमें हेल्प करता है, हेल्पिंग इन फाइंडिंग ऑफ अल्टीमेट इन्फरेंस, परिणाम जो है वो निकालना इसका मकसद है। इसमें ये नहीं कि आपने एक सैंपल लिया, स्टडी की, क्या आया क्या नहीं है वो नहीं, इसका मकसद ये है कि रिजल्ट मिलना चाहिए, इन्फरेंसेस आना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए, तब तक वो सैंपल्स बढ़ाते जाएंगे और स्टडी करते जाएंगे। तो ये इसकी मेरिट है। इसकी डीमेरिट ये है, ये जो स्टडी है नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट स्टडी ऑन पॉइंट ऑफ टाइम, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी पॉसिबल नहीं होती। जिनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना, स्टडी टू फिनोमेना विच इज नीडेड टू बी स्टडीड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट ऑन द फिनोमेना विच इज नीडेड टू बी स्टडीड एट द पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्टडी करनी है, इसी समय जो स्टडी करनी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना, धीरे धीरे चल के बार बार सैंपल ऐड करके देखना है तब तो काम किए, लेकिन नॉट यूजफुल फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी, है ना, नॉट यूजफुल फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी, नॉट यूजफुल फॉर पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी। अगर आपको इसी समय की पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी, एक ही समय की कोई स्टडी करनी है तो उसके अंदर यूजफुल नहीं है, क्योंकि उसमें तो क्या हम बार बार सैंपल लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं, तो उसके लिए एक काम की। दूसरा इसका डीमेरिट है कि इसमें क्या होता है, रिपीटेड एंट्री इनटू द फील्ड फॉर द सैंपल कलेक्शन। आपको बार बार डेटा कलेक्शन के लिए बार बार आपको फील्ड में एंट्री, रिपीटेड एंट्री इनटू फील्ड, क्या चाहिए इसमें, रिपीटेड एंट्री इनटू फील्ड। आपको, है ना, सैंपल्स जो है वो पहले लिए, डेटा कलेक्शन किया और उससे इन्फ्रेंसेस नहीं मिला, तो फिर जाइए वापस डेटा कलेक्शन कीजिए, सैंपल्स कलेक्शन दोबारा ले लीजिए, है ना,
तो सैंपल्स से डेटा कलेक्शन के लिए आपको बार बार फील्ड में एंट्री की जरूरत पड़ती है, ये इसकी डीमेरिट है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पांचों जो टाइप थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कौन कौन से टाइप थे एक बार वापस से एक क्विकली एक नजर देख लीजिए इसमें। पहला हमारा सबसे पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, उसके मेथड कौन कौन से थे, किसे चूज करना है। देन उसकी हमारी सिस्टमेटिक, जिसमें आपको एक kth नंबर फाइंड आउट करना है और उसके बाद इक्वल इंटरवल पे। देन स्ट्रेटिफाइड हेटेरोजेनस पॉपुलेशन से, उसके बाद है उसमें होमोजेनस स्ट्रेटा बना लीजिए और फिर उसमें प्रोपोर्शनल या डिसप्रोपोर्शनल होते हैं वो सैंपल की टेक्निक होती है, उससे अपन चूज कर लेते हैं। देन हमारी नेक्स्ट आती है क्लस्टर सैंपलिंग, जिसमें प्री डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होता है। लार्ज पॉपुलेशन से डेटा कलेक्शन करना हो तो इस मेथड से काम में लेते हैं। और उसके बाद आती है हमारी सीक्वेंशियल सैंपलिंग, जिसमें आपको कोई निष्कर्ष है वो निकालना है ना, तो निष्कर्ष तक पहुंचना है तो फिर अपन रिपीटेड एंट्री से बार बार हम क्या लेते हैं, उसमें से सैंपल्स होते हैं वो चूज करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी होती है सीक्वेंशियल सैंपलिंग। तो ये जो पांचों टाइप थे डेटा, जो इसमें भी जो सैंपल कलेक्शन होंगे वो क्या होंगे, हमारे रैंडमली कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट type of probability sampling technique. Thank you very much.